तो मैंने 7th 8th 9th लेक्चर जो है वो शेयर कर दिया है। अगर आपको याद हो कि हमने लास्ट टाइम देखा था तो हमें आइडिया हो गया था कि हिट एंड मिस क्या चीज़ होती है। आई अज्यूम के एंड आई होप कि फ्रॉम दिस एनिमेशन यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इट मींस, ठीक है, और उसमें कोई एम्बिग्विटी और कंफ्यूजन नहीं होगी, ठीक है। सबसे पहली बात यह है कि हमने इन एड्रेसेस की बात की थी और ये एब्सोल्यूट एड्रेसेस हैं, ठीक है, मतलब दीज आर एड्रेसेस इन द सिस्टम। और जब भी एड्रेसिंग मैकेनिज्म जो है कोई डिवाइस किया गया था तो उस पर ये नहीं सोचा गया था कि ये इसका कोई मकसद होगा इस तरह से, लेकिन हम इसको लेवरेज कर सकते हैं। तो दिस बीइंग ए कंप्लीट एड्रेस, ठीक है, I'm using parts of the address A to identify कि ये किस सेट से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो मेरा एक हिस्सा है वो ये बता रहा है कि ये किस सेट से बिलोंग कर रहा है, लेकिन उस सेट से बिलोंग करने वाले मल्टीपल ब्लॉक्स हो सकते हैं, यानी कि कई ब्लॉक्स हो सकते हैं जो उस सेट से बिलोंग करते हैं। तो मेरा जो टैग है ये बताएगा कि वो कौन सा पर्टिकुलरली कौन सा ब्लॉक है, ठीक है। तो विच सेट, ठीक है, तो अगर हमें ये पता लग गया कि ये 1 1 है तो हमें ये पता लग गया कि जो ब्लॉक लोड हुआ हुआ है दैट बिलोंग्स टू सेट 1 1। अब एक सेट का मकसद क्या, बाय द वे जो सेट है आपने मैथ्स में भी पढ़ा होगा, तो सेट जो है वो एक मजमुआ होता है चीजों का, ठीक है। सेट एक मजमुआ होता है चीजों का जिसके अंदर उसके मेंबर्स होते हैं, ठीक है। तो अब वो जो मेंबर्स हैं उनमें पर्टिकुलरली कौन सा वाला ब्लॉक है जो इस सेट से बिलोंग करता है ये आइडेंटिफाई करेगा, ठीक है। तो टैग आइडेंटिफाई कर रहा है पर्टिकुलर ब्लॉक, ठीक है। अब मुझे पता भी लग गया कि ये किस सेट से बिलोंग कर रहा है, ये किस, और इस ब्लॉक की यूनिक आइडेंटिटी विद इन दैट सेट क्या है। लेकिन एक्चुअली आई एम वर्किंग विद व्हाट, वन यूनिट ऑफ डेटा, ठीक है, वन डेटा लोकेशन, ठीक है, वन डेटा लोकेशन जो कि एग्जिस्ट करती है इनसाइड दैट ब्लॉक। तो मेरा जो ऑफसेट है वो मुझे बता रहा है कि वो कौन सा है, ठीक है, कौन सा पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन है जिसपे आपने रीड या राइट करनी है, ठीक है। और ये हमारी एग्जांपल है टैग स्टोर की, ठीक है। दिस इज कीपिंग दैट इंफॉर्मेशन। यहाँ से मुझे पता लगता है कि मेरे पास कौन सा जो है वो कौन सा ब्लॉक ऑलरेडी सेट हुआ हुआ है। ये मेरा जो रो है ये इंडिकेटिव है ऑफ of the set, and these tag values are indicative of which particular block I have loaded on the cache right now, ठीक है। हमने furthermore ये भी बात की थी कि ये जो particular example है, this particular example is an example of direct mapping। इसमें हम डायरेक्ट वन वे सेट एसोसिएटिव है, वन वे, ठीक है, सेट एसोसिएटिव। लेकिन अगर मैं कहूँ कि नहीं मेरी कैश थोड़ी बड़ी है एंड फॉर एवरी for every let's say for every set I can store 2 blocks, say तो आप कहते हैं कि मैं 2 ब्लॉक स्टोर कर सकता हूँ, ये भी टैग है और ये भी टैग है, ठीक है। तो ये क्या एग्जांपल हो जाएगी, दिस वुड बी एन एग्जांपल ऑफ अ टू वे सेट एसोसिएटिव, ठीक है। और क्लियरली हम ये देखेंगे कि अब आई मीन दिस इज अ वेरी लिमिटेड एग्जांपल, लेकिन हमने देखा है कि फॉर द सेम डेटा सेट वी विल हैव मोर मिसेस, एंड ऑब्वियसली अगर ये मैं स्प्रेड आउट करूं फॉर अ लार्जर डेटा सीक्वेंस ऑफ मेमोरी एक्सेसेस तो ये चीज़ ज़्यादा ऑब्वियस हो जाएगी। तो ये है कि अगर मैं वन वे सेट एसोसिएटिव पे काम कर रहा हूँ मेरी परफॉर्मेंस थोड़ी बुरी होगी कंपेयर टू टू वे सेट एसोसिएटिव, क्योंकि टू वे सेट एसोसिएटिव में मेरी मिसेस की जो तादाद है वो कम हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि मुझे रिप्लेसमेंट नहीं करनी पड़ी। सो द नंबर ऑफ मिसेस आई हैव in a two-way set associative is going to be less than the misses I will have in the one-way set associative. By the way, one-way set associative का दूसरा नाम क्या है? हारिस, आप बताएं आपको मेरी अगर आवाज आ रही है। वन-वे सेट एसोसिएटिव का एक और नाम भी है, डायरेक्ट मैपिंग। डायरेक्ट मैपिंग, ठीक है। तो ये आपको बात समझ आ गई कि अगर डायरेक्ट मैपिंग होगी तो जब भी मेरा मिस होगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको रिप्लेस करना पड़ेगा,
अगर मेरा टू वे सेट एसोसिएटिव होगा तो ये हो सकता है कि मैंने दोनों ब्लॉक्स ही इस्तेमाल कर रहे हैं इंटरचेंजेबली, तो मेरे पास एक सहूलत होगी कि मैं एक एडेड कर लूँ, ठीक है। तो ये एक सॉर्ट ऑफ रिविजन थी of and a continuation of the discussion we have had before. Okay, so does anybody have any questions? Is everything clear so far? कोई सर जी हाँ जी सवाल पूछें। वी है इसका क्या मतलब है? जो क्या चीज क्या है? सॉरी मैं स्लाइड खोलूं दोबारा से। हाँ जी बताएं। सर टेक्स्ट में एक वी का वो बना हुआ था उसका कॉलम, वो वी किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? अच्छा वी किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है मैं बताता हूँ। बेसिकली वी जो है वो हम इस्तेमाल करेंगे, मैं आपको बताता हूँ, ये बताने के लिए कि आया कि ये एक्सेस हुआ है कि नहीं हुआ, और इसके साथ it will make more sense when we're working with like two-way set associative for example, ठीक है। तो ये मैं आपको डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे v जो है it doesn't have a role specifically, all it's saying is that this initially मैं क्या करूंगा, v को देखूंगा। तो अगर यहाँ पे वैल्यू 0 है इसका मतलब है कि जी this has not been used, actually nothing has been populated onto this memory, but this doesn't really would have any significance on direct mapping, लेकिन it would have more significance here, ठीक है, वो हम अभी देखेंगे, ठीक है। तो मैं आपको बता दूंगा साथ में कि क्या होता है, ठीक। तो ये ठीक है, तो बेसिकली ये इसके एक फायदा है, मैं भी डिस्कस नहीं करना चाह रहा, लेकिन ये बेसिकली बता रहा है कि इफ इट हैज बीन यूज्ड और नॉट, ठीक। तो फिलहाल आप इमेजिन करें कि जब भी मेमोरी पर्टिकुलर कैश एक्सेस होगी तो वी की वैल्यू 1 होगी, एंड वी विल टॉक अबाउट इट इन सम डिटेल लेटर ऑन, ठीक है। एनी अदर क्वेश्चन? बट दैट वाज अ गुड क्वेश्चन नॉनदलेस, लेकिन इफ यू हैव एनी अदर क्वेश्चन, नो अदर क्वेश्चन? No, sir. अच्छा ठीक है, अभी इसको लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट एंड देन वी विल टॉक अबाउट इट, ठीक है। बाद में मैंने 8 एंड 9 स्लाइड भी शेयर कर दिए, ठीक है जी। तो राइट, ये तो हमारी बुनियादी बातें थी, ठीक है। तो वी जस्ट गोइंग टू गो जस्ट कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, एंड दिस इज लाइक सॉर्ट ऑफ रिविजन, तो नहीं कहना चाहिए लेकिन कंसोलिडेशन है, ठीक है। तो व्हाट वी हैव बीन डूइंग सो फार, तो हमें आइडिया होना चाहिए टर्मिनोलॉजीज का, और अगर मैं आपसे कोई सवाल पूछूं किसी पर, यू नो, इफ आई यूज अ सर्टेन टर्मिनोलॉजी देयर इज अ पर्टिकुलर मीनिंग अटैच्ड टू इट, ठीक है। तो अगर आप ये देखें, लेट मी जस्ट डू दिस थिंग, ये एक्सक्यूज मी, ठीक है। तो ये टर्मिनोलॉजीज देख लें कि set associative mapping is a group of blocks in the cache, ठीक है। जो block is first mapped into the set and the block can be placed anywhere within the set, और ये इसकी कैपेसिटी की बात करें। अब ये देख लें कि ये टर्मिनोलॉजी क्या है। इफ अ कैश accumulates n blocks per set, ठीक है, तो हम कैश की बात कर रहे हैं। तो अगर कैश के अंदर किसी एक सेट के लिए n ब्लॉक्स हम मतलब के स्टोर कर सकते हैं, तो हम इस तरह के सिस्टम को n वे सेट एसोसिएटिव कैश कहेंगे, जो अभी हमने पिछली एग्जांपल में देखा था कि अगर मैं एक ब्लॉक पर सेट स्टोर कर रहा हूँ तो मेरा वन वे सेट एसोसिएटिव है, जिसे हम डायरेक्ट मैप भी कह रहे हैं। अगर मैं 2 ब्लॉक्स पर सेट स्टोर कर रहा हूँ, दैट्स टू वे सेट एसोसिएटिव, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है। वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट दिस। डायरेक्ट मैप कैश जो है वो ये है, और आखिरी जो चीज़ थी जो मेरे ख्याल में बहुत क्लियरली नहीं की, वो ये है कि फुल्ली एसोसिएटिव क्या होता है, ठीक। ये देख लें कि फुल्ली एसोसिएटिव assumes that there is only one set and all blocks belong to the same set, ठीक है। इसका मतलब ये है कि every memory access regardless of the address is part of one set as insofar we are concerned। तो अब आपने क्या करना है कि आपकी जो सेट की जो बिट्स होती हैं वो नहीं होंगी, ठीक है, लेकिन आपका जो टैग वाली बिट होगी वो बहुत बड़ी होगी ऑब्वियसली। यानी if all the blocks are part of that same set, तो बेसिकली मेरे पास क्या होगा, actually my memory will be divided into 2 parts and comprising the tag and the offset, ठीक है। अब इसका डिसएडवांटेज, तो fully associative has quite a few disadvantages, and one of the disadvantages obviously latency, especially at the worst case, ठीक है।
latency even though implementing such a system is pretty easy, but latency is going to be affected on average pretty drastically. और उसकी वजह ये है कि मेरे पास let's say कि एक बहुत बड़ी कैश है, ठीक है, और उसमें मेरे I don't know, maybe I have 1,000 blocks in it, right? 1,000 blocks हैं. तो इसके साथ जो मेरी associated tag store होगा, ठीक है, उसमें भी कितनी एंट्रीज होंगी? 1,000 एंट्रीज होंगी, ठीक है. तो which means के like I can literally pick up any block and put it anywhere, right? So first of all I have to keep track of, यहाँ पे आपको बात सुने, रीच आपने पूछा था ना, वी का. जी सर. अब यहाँ इस किस्म की सिनेरियो में आप गौर करें कि फर्ज करें कि मेरे शुरू में सारे मिसेस हैं और मेरी रिप्लेसमेंट पता कब होगी? Let me say कि I want to load I want to load a block, right? And the block, तो मैं क्या देखूंगा? मैं देखूंगा कि यहाँ, क्योंकि इस केस में क्या होगा, मैं देखूंगा ये V1 है कि 0 है, right? अगर मेरे पास यहाँ पे, तो एज्यूम करें कि टू बिगिन विद मेरे सारे के सारे V's जो हैं वो 0 हैं, राइट? सारे के सारे 0s हैं. ये मैं V की वैल्यू लिख रहा हूँ, ठीक, लेकिन बाहर लिख रहा हूँ. तो इसका मतलब है कि बिकॉज दिस इज फुली एसोसिएटेड, इट मीन्स कि एनी ब्लॉक कैन गो एनीवेयर. ये बात क्लियर है आपको? ठीक है. तो अब चीज ये कि मैं बिला वजह रिप्लेसमेंट नहीं करना चाहता, सो आई डोंट वांट टू डू यूजलेस रिप्लेसमेंट, राइट? So if anything belongs to the set, I would rather put it in the unused cache, क्योंकि अगर कैश इन यूज होगी तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे उसका ब्लॉक उठा के मेन मेमोरी में डालना पड़ेगा और उसको रिप्लेस करूंगा बेसिकली, राइट? तो मुझे कैसे पता लगेगा कि कोई ब्लॉक जो है वो अनयूज्ड है? वो जो ये 0 है, ठीक है, ये 0 है, ये इंडिकेट कर रहा है कि दिस ब्लॉक इज नॉट इन यूज, राइट? तो इनिशियली क्या होगा कि every block is not in use and they're all part of the same set, so basically I'm going to use this thing, right? फर्ज करें मेरा एक अगला मिस आता है, so if I have another miss, तो ये बंद हो जाएगा, ठीक है? I hope you're following. रीच समझ आ रही है आपको? मेरा एक और ब्लॉक चाहता हूँ मैं, I want to pick up another block and that block is a miss, right? तो इसकी जो वैल्यू है ये 1 हो जाएगी and I can put it over here, ठीक है, somewhere. And then so on and so forth. So if I have another miss again, I can like put the reference here, make this 1 and put the block here. And eventually I can have 1,000 distinct blocks. मेरे साथ है? तो जब मेरे पास 1,000 allocations हो जाएंगी eventually, तो क्या होगा? इन सब की वैल्यू 1 हो जाएगी, सही है? तो जब सबकी वैल्यू 1 हो जाएगी और ये सारे के सारे ब्लॉक्स जो हैं कॉमन वो यानी कि इस्तेमाल में होंगे, और उसके बाद अगर मेरा कोई मिस आता है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? रीच आप बताएं. सर मैं एक को हटा के उसकी जगह लाना होगा. रिप्लेसमेंट करनी पड़ेगी. तो सबसे पहला तो हमारा काम क्या करेगा कि वो टैग स्टोर में पहले ट्रैवर्स करेगा. उसको इम्प्लिसिटली तो नहीं पता ना. तो व्हाट इट विल हैव टू डू इज इट विल हैव टू ट्रैवर्स थ्रू 1024 locations to see if there is a vacant spot available. That's the first cost. Can you see that? या अब उसको क्या ट्रैवर्सल करना पड़ रहा है? It has to traverse through 1000 locations to see if there is a free spot available. जब वो देखेगा कि ये 1000 मतलब 1000 पॉइंट्स पे उसने चेक कर लिया है, उसके बाद जब उसने रिप्लेस करना होगा, नहीं उससे पहले क्या करेगा? बाय द वे सॉरी, मैंने गलती की. सबसे पहले एक मेमोरी रिक्वेस्ट आती है, तो उसको पता कैसे चलेगा कि उसका मिस है? रीज आप ही बताएं. तो बिफोर आई डू एनीथिंग, उसको पता कैसे चलेगा कि मिस है? सर वो जो टैग को सर्च करेगा वो उसको मिलेगी नहीं वहाँ पे ब्लॉक की. एग्जैक्टली. तो टैग को इधर कंपेयर करेगा, इससे कंपेयर करेगा, एंड इट विल कंपेयर ऑल द टैग्स वेयर v is 1, राइट?
and then it's going to find out if there's, अगर उसके बाद अगर कोई भी मैच नहीं करता तो उसको पता लग गया मिस है, ठीक है। अगर ये मिस है तो इसके बाद प्लेसमेंट है या रिप्लेसमेंट है, प्लेस है या रिप्लेस, ठीक है। अब रिप्लेसमेंट के लिए फिर उसने दोबारा ट्रैवर्स करना है, and it has to see if there's a zero here. If there is a zero, then it's going to place it. If there's not a zero, then it's going to replace it, right? और एक दफा सारी की सारी कैशे भर जाएगी तो फिर रिप्लेसमेंट ही है। So there are a number of concepts which I want to put across right now, ठीक है। ये आपको बात समझ आ गई है? I hope you're following it so far. So and obviously हमारे पास, हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि हमारे पास कई दफा और इंफॉर्मेशन भी होती है। So we have additional information in the tax store because we want to have some kind of deterministic mechanism to make a choice. So this may be some kind of priority setting or whatever, ठीक है। लेकिन हमारे पास कोई ना, तो हम arbitrarily और randomly नहीं उठाएंगे, we will just make a choice based on something. So we'll talk about that as well, ठीक है। अगर आपको ये बात समझ आ गई है, and you see that every time you're accessing memory, that there's an associated cost of traversal through the tax store for comparisons, which are expensive for us, ठीक है। And the larger the cache is, जितनी बड़ी cache होगी उतने ज़्यादा मेरे comparisons होंगे, and that's costly in time, ठीक है। So that's affecting our latency. So my worst case latency is 1024 comparisons, ठीक है। Agreed? ठीक है। तो बासिम, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी सर। अगर मैं 4-way set associative हूँ, let's say कि ये तो मेरा था, this is an example of fully associative, right? अगर मैं कहूँ कि 4-way set associative, excuse me, let me just say कि मैं एक system इस्तेमाल करना चाहता हूँ which is 4-way, it's exactly the same system but it's 4-way set associative, ठीक है। बिल्कुल सेम सिस्टम है। उसकी वर्स्ट केस इज फुली एसोसिएटिव की थी 1024 comparisons, that's the worst case. 4-way set associative में worst case of traversals क्या है होगा आपके ख्याल में? And it's not 4 हो जाएगा। Exactly, divided by 4 हो जाएगा। That is absolutely correct. So immediately I hope you can see that when अगर n, and we did talk about this being an n-way set associative, तो n की वैल्यू जितनी बड़ी होगी हमारी potentially the latency will improve significantly actually. I hope you can appreciate and agree. अब्दुल अहद आपको नजर आ रहा है? हमजा, हारिस जी, मरियम भट्ट मौजूद है? आपको समझ आ रहा है कि नहीं समझ आ रहा? क्या नहीं समझ आ रही? जी बेटा। सर समझ आ रहा है। समझ आ रहा है? ठीक है, चलें ठीक है। चलें, मैं इंशाल्लाह ताला उम्मीद करूंगा कि सबको अगर समझ आ रहा है तो इंशाल्लाह आप लोगों की अच्छा एग्जाम में परफॉर्मेंस होगी and so on and so forth. But still I'm available if you have any problems and questions. You can always text me your problem on Teams and I'll respond. ठीक है? So if you understand this, we can move forward. Let me just clear this and we go there. Actually, तो अब हम बात कर रहे हैं, we are talking about writing. ठीक है? So I'm just going to wrap up this topic very quickly. So we're talking about writing to our cache. ठीक है? So that's a store command or an st command. ठीक है? तो इसमें हमारे पास अगर हम write कर रहे हैं to the cache, so there are two probabilities. Either I'm going to have a hit or I'm going to have a miss. मरियम, आप ये बताएंगे कि hit का मतलब क्या होता है, miss का मतलब क्या होता है in this context? Miriam, but what do I mean by hit and what do I mean by miss? सर अगर टैग मैच करेगा तो वो एड्रेस स्टोर कर देगा, अगर टैग मैच नहीं करेगा तो वो मिस हो। आपकी बात is partially correct. I mean, what I really want to, the response I want actually is if the block exists in the cache, ठीक है, तो
आपकी बात ठीक है कि टैग स्टोर में हम कंपैरिजन कर रहे हैं एंड टैग स्टोर इज कीपिंग द रिकॉर्ड of the blocks that are in the cache at the moment, right? But effectively, I think a better phrasing would be कि if the block, यानी कि जिस लोकेशन पे मैं राइट करना चाह रहा हूँ, अगर वो ब्लॉक जो है वो कैश के अंदर मौजूद होगा, then it's a hit, otherwise it's a miss, right? Excuse me. तो अगर मेरा हिट होता है, हिट का मतलब है कि the cache so the block is in the cache, और जिस तरह आपने कहा कि how do I know that, or how does the system know it? Because वो tag की value को tag store में compare करेगा against that set, and if there's a match, then it means and implies that the cache block, the block is in the cache, right? अब मेरे पास दो strategies हैं. One is called write through and the other is called write back. ठीक है? Write through का मतलब क्या होता है कि मेरे पास यानी कि मेरा processor है, और I've got my cache, और let's say कि इस cache के अंदर blocks हैं, and then I've got my main memory, right? So write through होगा ये कि if I'm writing here using a store command and this is where I want to write, ठीक है? तो मैं क्या करूँगा कि just तो कैश में मैं लिख लूँगा, right? लेकिन उसके बाद मैं क्या करूँगा कि ये जो ब्लॉक जहाँ से भी आया है, let's say it's coming from here, तो इससे जो corresponding so if this is where I'm writing, तो मैं क्या करूँगा कि I'm gonna also update the main memory. So immediately update the lower levels of hierarchy. Now, this may be the main memory, right? Or this may be a lower level of cache, right? So if this is like L1, this may be L2, right? Yeah, ठीक है, तो if this is Ln, then this is going to be Ln minus 1, and so on and so forth. So that's the probability. So because we are talking single level caches in this, I mean, in the context of this discussion, we are considering all systems to have a single cache. So we are talking about the main memory, but we're just talking, we may be doing it on a lower level of hierarchy. So because that's write through. Write back kya hai? Only update lower level of hierarchy when the updated block is replaced, which is fair enough. This is what you would imagine happens. लेकिन write through is pretty common, especially जो multi-core processors हैं उसके अंदर write through जो है वो write through all the way to the main memory is very common now compared to write back. Write back is obviously the obvious one, which is what कि you keep, तो you write back में क्या है कि आपने यहाँ पे change की, यहाँ पे change की, यहाँ पे change की, यहाँ पे वो change reflect नहीं कर रही, यहाँ पे की, ठीक है? And then at some point you have a miss, ठीक है? And then you replace. तो जब आप replace करते हैं तो फिर आप ये पूरा का पूरा ब्लॉक उठा के you're gonna put it there, और फिर मेन मेमोरी के अंदर वो तमाम चेंजेस जो आपने की थी वो रिफ्लेक्ट होंगी, ठीक है? ये समझ आ रही बात? नाउ ऑब्वियसली बाय द वे राइट सर ये राइट बैक समझ नहीं आया. राइट बैक का मतलब ये है कि मैं जो हूँ मेन मेमोरी में, इन दिस पर्टिकुलर एग्जांपल, मैं मेन मेमोरी में चेंजेस नहीं कर रहा, राइट? मेरा ब्लॉक कैश के अंदर पड़ा हुआ है एंड आई एम डूइंग मल्टीपल राइट्स टू द कैश, ठीक? और मैं क्या कर रहा हूँ कि व्हाटएवर चेंजेस आर, तो इसका मतलब है कि द ब्लॉक इज बीइंग चेंज्ड. डू यू एग्री? इफ आई एम डूइंग मल्टीपल राइट्स टू द कैश देन द ब्लॉक इज बीइंग चेंज्ड. अब राइट बैक के केस में क्या हो रहा है कि फर्ज करें कि मेरा एक दफा चेंज हुआ, दो दफा राइट, तीन दफा, 10 दफा राइट किया मैंने, तो मैं ये सारा का सारी एक्टिविटी जो है अपनी रिस्ट्रिक्ट रखूंगा टू द कैश इटसेल्फ एंड टिल द पॉइंट के ये पर्टिकुलर ब्लॉक है इट नीड्स टू बी रिप्लेस्ड. आई होप यू आर क्लियर ऑन रिप्लेसमेंट. सो एक ऐसा पॉइंट आता है कि जी मेरी पूरी कैश भरी हुई है, अब मैंने कैश में एक नया ब्लॉक डालना है और इस एक ब्लॉक को रिमूव करना है, एंड दिस ब्लॉक हैपेंस टू बी दिस पर्टिकुलर ब्लॉक. ठीक है, नजर आ रहा है आपको स्क्रीन पे? जी सर. तो जब मैं इसको रिप्लेस करूंगा तो रिप्लेसमेंट क्या है कि मैं इसका सारा डेटा जो है उठा के मेन मेमोरी में राइट करूंगा, ठीक है? एंड देन जो भी नया ब्लॉक है जो उसको रिप्लेस कर रहा है वो फिर यहाँ पे आके उसको रिप्लेस कर देगा, ठीक है? तो इसका मतलब ये है कि जितनी भी चेंजेस हुई थी, अगर मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि 5 जगह पे चेंजेस हुई हैं, तो वो जब ब्लॉक रिप्लेस होगा तब जाके वो मेन मेमोरी में नजर आएंगी. ठीक है सर, समझ गया. एंड दिस इज व्हाट पीपल अंडरस्टैंड इम्प्लिसिटली. लेकिन होता क्या है कि हम लोग एक्चुअली इस्तेमाल करते हैं राइट थ्रू. राइट थ्रू क्या होता है कि जब भी आप राइट कर रहे हैं, सो द प्रोसेस, देखिए, द प्रोसेसर
is only affected by this latency, which is how much time it takes to write to the cache. Okay? And then it can move on to the next instruction and so on and so forth. However, in the background, what you can have in a write through paradigm would be कि आपका जो even though यहाँ पे आ गया ना डेटा ये वाला, तो वो क्या करेगा कि वो मेन मेमोरी में राइट का ऑपरेशन स्टार्ट कर देगा इन द मेन मेमोरी, ठीक है, व्हिच मींस कि आप रिप्लेस करें या ना करें, आपकी जो मेन मेमोरी है, द मेन मेमोरी विल कंटेन द मोस्ट अप टू डेट डेटा। ये क्लियर? और जैसे मैंने कहा कि ये जो है दिस इज क्वाइट कॉमन इन मल्टी कोर। इनफैक्ट मल्टी कोर सारे के सारे राइट थ्रू होते हैं। राइट थ्रू क्यों होते हैं आपके ख्याल में मल्टी कोर राइट थ्रू? And the answer should be very obvious actually, but what do you think? Why are most multi-core processors, or why do most multi-core processors have write-through caches? सर क्योंकि मल्टीपल प्रोसेसर्स हैं तो हमारी जो मेन मेमोरी में अपडेटेड डाटा होना चाहिए ताकि कोई दूसरा प्रोसेसर गलत डाटा ना उठा ले। Exactly. And the answer is obvious, but you know sometimes people are not following. So they बिल्कुल believe you're correct, okay? Because they may be sharing the space, they may be sharing the data. Now, by the way, this is not always a good thing, okay? So because they may be doing conflicting tasks on the same memory location, okay? So there, it's not a simplistic problem basically. कि अगर multiple जो है प्रोड्यूसर्स हों जो एक लोकेशन को राइट कर रहे हो, लेकिन we'll go into that in detail. ठीक, ये एक और इंटरेस्टिंग चीज देख लें कि एक राइट बैक के अंदर, सॉरी राइट थ्रू के अंदर क्या है? Each program network cache needs dirty but to indicate whether it एक सेकंड, ये राइट थ्रू के लिए ठीक है. Each block in the write back cache needs a dirty bit, this one, to indicate whether or not it must be saved to the main memory before being replaced. ठीक, and ठीक, तो डर्टी बिट बेसिकली हम इस्तेमाल करते हैं और ये इंडिकेट करने के लिए कि हमने कौन से वाले जो हैं मेन मेमोरी में नहीं करना. तो बेसिकली यू कैन यूज समथिंग कॉल्ड अ डर्टी बिट टू कंट्रोल इफ यू वांट टू राइट थ्रू और राइट बैक. ठीक, मिसाल के तौर पे ये एग्जांपल दी हुई है कि यहाँ पे डर्टी बिट की वैल्यू 1 थी, तो यहाँ पे ये डेटा जो है वो मेन मेमोरी में इमीडिएटली अपडेट हो जाएगा जबकि ये नहीं होगा. ठीक, चलिए ये तो गोइंग फॉरवर्ड ये देख लें कि राइटिंग टू द कैश. तो एक हमने पिछली एग्जांपल देखी थी कि अगर हम राइट कर रहे हैं टू द कैश इन हिट, व्हिच मींस द कैश इज, सॉरी द ब्लॉक इज इन द कैश, द अदर इज दैट इट्स अ मिस, व्हिच मींस कि हमारे जो है वो कैश ब्लॉक के अंदर नहीं है. तो इसके अंदर भी हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, एक है राइट अराउंड और एक है एलोकेट ऑन राइट. नाउ दिस इज अगेन द इम्प्लिसिट वन, और व्हिच व्हाट पीपल वुड अंडरस्टैंड इम्प्लिसिटली, व्हिच इज कि आपके जहन में क्या आएगा वलीद, आप भी बताएं. इम्प्लिसिटली आपके जहन में आएगा कि अगर मैं राइट कर रहा हूँ, इफ देयर इज अ स्टोर कमांड एंड इट्स अ मिस, यानी कि द ब्लॉक डज नॉट एग्जिस्ट इन द कैश, तो माय assumption would be that I pick the block, pick the, so I do a rather place or replace, placement or replacement. Would you agree, Waleed? Yes sir. Placement and replacement. So this is allocate on write, which means that if I'm writing to a block and the block is not there, then I would put that block onto my cache either by placement or replacement. ठीक है, और अगर मैंने एक दफा उसको प्लेस कर दिया, उसके बाद हो सकता है कि मैं राइट थ्रू कर रहा हूँ, हो सकता है मैं राइट बैक कर रहा हूँ. हमारे पास एक और पैराडाइम है, वो ये है कि अगर ब्लॉक जो है वो कैश में मौजूद नहीं है तो उसको कैश में ना डालो, डोंट पुट इट इन द कैश. ठीक है,
So this is the strategy. So write directly to the main memory. And the idea is even let's say if I have a load command, like if I have a command like this that load onto R16 from X, right? So in this particular case, the processor is waiting for this command to finish in the sense that the value is being picked up and being stored onto R16 before it can move on to the next instruction. Agreed? But the idea is that if I'm doing a store command, which is R16 में जो चीज पड़ी हुई है, उसको location X पे डाल दो. And then it can move forward without actually waiting for this to finish. Right? So for that reason, because in this case, I'm just, मैं कह रहा हूँ कि ये data लिख दो. इसकी मैं इस तरह से मिसाल दे दूँ ना कि अगर मुझे कोई टूल चाहिए, सो इफ आई एम डूइंग सम सॉर्ट ऑफ हार्डवेयर, मैं घर पे काम कर रहा हूँ, ठीक है, लेट्स से, और मुझे आरी की जरूरत पड़ती है, ठीक है, तो मैं आपको कहता हूँ कि जी आप आरी लेके आए मेरे पास हमसाए से, राइट? इसका मतलब ये है, सो आई नीड दैट थिंग विच इज द सॉ, जो कि आरी है, और जब तक वो मेरे पास आएगी नहीं, जब तक मेरा काम रुका रहेगा. तो I'll have to wait for that task to finish before I can proceed. I mean, potentially I may have to, मतलब मैं सिंपल केस की बात कर रहा हूँ, लेकिन फर्ज करें कि आप कोई काम कर रहे हैं XYZ ABC, और आपका हमसाया आपको फोन करके कहता है कि मुझे अपने नौकर के हाथ आरी भेजना है. तो अगर आप आरी भेज देते हैं, सो ये sending data to be stored, let's say that may be an example. तो आप जो भी काम कर रहे हैं, you can keep on doing that work and you're not really affected by it. Does it make sense? So storage can be a task, obviously, whereby you're just saying whatever is in this register needs to go to the main memory being pointed at by this pointer, this address. So as long as we have a guarantee that that information is going to be stored there in that location, so that's not a problem. It may be a problem if, let's say, I'm reading from that location again, but we will talk about that later. Like, do you understand this thing? So we can have something called a write around, which is हम लोग कोई भी block जो है, in the case of a write and a miss, or a store and a miss, we will not put a block on the cache. See? Questions? Be happy? No questions? Yes. So moving forward, ठीक. अच्छा, अब हम बात कर रहे हैं replacement की. So that's our focus. So by now you are all sure what replacement is all about. ठीक है, किसी को कोई सवाल तो नहीं है ना कि what replacement is? किसी को confusion है तो भी बोलते हैं. Everybody? So you know what replacement is. अब replacement क्या है कि आपने remove करना है एक block, ठीक है, from the cache, और क्या करना है, replace करना है with the required one. ठीक, तो यहाँ पे हमारा जो फोकस है, it is on removing and how do we decide what we want to remove. ठीक है, मैंने remove and replace करना है, fair enough, but which one do I want to remove? ठीक, तो हमारे पास let's say कि कई तरीके हो सकते हैं, but let's talk about these three. So my removal strategy can be totally random. It can be that I'm maintaining sort of a queue, the first in first out, which means कि मैं मेरा जो tag store है, let's say, so if this is my tag store, ठीक है, और this corresponds to a set X, और इसके अंदर मेरे पास 1 2 3 4 हैं, और मैं क्या कर रहा हूँ कि ये 4 हैं, तो I sort of maintain a few bits. Let me just put a different color. तो मैंने इसके साथ कुछ associated bits रखी हुई हैं, और मुझे ये बिट्स बता रही हैं कि पहले कौन आया था, फिर सेकंड 2 पे कौन सा, 3 पे कौन सा, and so on and so forth, right? So this is like sort of indicative
and I can do it here and I can do it somewhere else. Actually, हम यहाँ पे नहीं करते. Basically, what we do is we have a tag store and we basically have them in the form of a stack, or rather a queue. ठीक है? तो हम लोग इस तरह से store कर रहे होते हैं. So we store the information of the tag in the form of a queue. ठीक है? तो जो इसकी सीक्वेंस है वो मुझे बता रहा होता है. तो हर सेट का एक अलग क्यू होता है. So every set A, set B, set C, and so on and so forth, they would have a queue, and that queue basically what it does is it determines ki, if I want to do a replacement, if a replacement is in fact necessary, I will have to replace the one which came the earliest. Okay, that would be 1. So that's this. मेरे पास एक और strategy भी हो सकती है, which is least recently used. और least recently used के ये होता है कि आप यहाँ पे again you can associate some kind. There are different mechanisms to actually check it, but you can associate some kind of data with every tag, and that information is going to be indicative of when that was used last. ठीक है? और उसका भी तरीका होते हैं. इन strategies को discuss करेंगे. So I'm not really right now talking about the mechanics of it. We can discuss them after the class if somebody is interested. लेकिन अभी मैं आपको सिर्फ concept पे बता रहा हूँ. So किस तरह से होता है and how it's organized, we can talk about it. ठीक है? So I have to replace something, which means I have to remove something. What do I remove? The block I'm removing may be based on a total random phenomena. I mean, the reasoning may be totally random, or I may be looking at this one, or it may be a queue. So the block that was loaded first amongst the set is the first that gets replaced. ठीक? Now ये बात आपको सबको समझ आ गई होगी, लेकिन उसमें जो इंटरेस्टिंग चीज है वो ये है. So like I said, I'm not really interested in the organizational details of it. Like, what I'm interested in is, as a potential architect, is this comparison. ठीक है? So मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे आपके लिए आसान कर दूँ. तो हमारे पास एक ग्रुप ये है और एक ग्रुप ये है. ठीक है? So मेरे पास है comparison of a study. मैंने यहाँ पे साइट नहीं की भी, मैं इसकी citation डाल दूंगा. So this actually is a study of comparison between a 2-way set associative system and an 8-way set associative system, and a 4-way and an 8-way set associative system, जिसके अंदर ये मेरे मेमोरी के साइजेस हैं और ये मेरी अप्रोचेस हैं. So I'm using like least recently used, random, FIFO, and so on and so forth. ठीक है? और ये डेटा क्या है? What is this data? This data is telling me the misses per 1,000 instructions. So for every 1,000 instructions, how many misses I'm getting, right? So let's see. If I were to look at this one, I'm getting about, so the performance is pretty consistent. So if the system is 2-way set associative, there isn't much to differentiate between them. अगर मेरी मेमोरी बड़ी होगी, तो आप देखते हैं कि इसमें कोरिलेशन मेमोरी के साइज का है. अगर मेरी मेमोरी बड़ी हो रही है तब भी मेरा परफॉर्मेंस जो है pretty consistent. अगर मेरी मेमोरी और बड़ी हो रही है and 4 times बड़ी हो गई है तो भी मेरा परफॉर्मेंस जो है pretty consistent, right? So we can, based on this data, we can say if a system is working. So we can do a comparison between, so we're doing multiple comparisons. So एक तो ये कि हम n-way associativity को देख रहे हैं. Second चीज ये कि हम replacement schemes को देख रहे हैं, and then we're looking at memory sizes, and we will do a comparison. Now, by the way, even though replacement strategy across there's not much difference. Agreed? But do you see that the larger your memory is getting, the lower the number of misses? And by the way, I hope you can understand that the lower the misses, the better your latency. So ये consistent है. ये अगर मेरी 16 kilobyte थी rather, तो मेरी ये है, for even that's for LRU, and then it gets better, but slightly better. So this is like slightly better, and then it becomes significantly better. So the larger the memory is,
So if I were to compare memory size, I will get sorry, cache size in fact. Block sizes in fact. Let me just, excuse me. Let me just confirm this is, I think it's cache size, not block size. This is cache size. Okay, this is cache size. हाँ, तो कैश मेरी जितनी बड़ी होती जा रही है उतना मेरी परफॉर्मेंस यानी कि मिस रेट कम हो रहा है and this should be intuitive. And by the way, you can see that this behavior repeats itself. Now we can do a comparison between like for like. तो अगर मैं देखूं कि 2-way and 4-way and 8-way associative किस तरह कंपेयर करते हैं, तो associative मैं कंपेयर करूं तो मैं देखूंगा कि ये compared to this, compared to this, ठीक है, and this compared to this, compared to this. तो आप देखेंगे कि अगर मैं 2-way सेट एसोसिएटिव से 4-way की तरफ मूव कर रहा हूँ और वहां से 8-way की तरफ मूव कर रहा हूँ तो मेरी थोड़ी सी इंप्रूवमेंट है, बट द इंप्रूवमेंट इज नॉट सिग्निफिकेंट, बट इट इज noticeable in a small memory. But if I were to do this comparison whereby I'm looking at at 256 kilobyte, अब मैं सारे को देख लेता हूँ, तो LRU random and FIFO compared to LRU random and FIFO compared to this, I would see that there isn't, in fact, there isn't any improvement. So if I were to move across in this direction and my cache is significantly large, then I will see almost no improvement in any replacement scheme in terms of misses per 1,000 instructions. Okay, you take away. Like if my cache is small, then I can see some meaningful improvement. But this is true for, and let's look at this thing. Again, I'm going back. Let's have a look at this. Okay, तो इसमें हमारे पास ये क्या है कि जी थोड़ी improvement है, not significant but still. तो इसका मतलब ये है कि the larger my memory is, the smaller the improvement across. तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं 2-way set associative हूँ या 4-way या 8-way set associative हूँ, if my cache is large enough, I'm not really talking about your latency. Okay, so I'm not talking about latency, but what I'm talking about would affect your throughput. Okay, so मेरी जो miss rate है, miss rate, वो stable है. ठीक, so this is something to consider. ठीक है, so अभी मैं बात नहीं कर रहा, I can tell you categorically कि 8-way set associative जो system होता है, इसकी latency is much better than a 2-way set associative system, right? So this should be clear. This is much faster than this. लेकिन हम अभी बात कर रहे हैं एक phenomena की which is going to affect your throughput, which is how many misses per 1,000 instructions do I have? So yes, I can improve the number of misses if I were to keep the memory relatively small and move to, let's say, a higher way set associative system. Any questions? जी कोई सवाल नहीं? जी सवाल? No sir. No question. Good. समझ आ रहा है? जी sir. ठीक है, तो keep this in mind. If you're not, so every time I go through a concept, I will stop and give all of you the opportunity to ask questions if you so feel. अगर आपको फिर भी किसी वजह से आपको दिल नहीं करता कि क्लास के अंदर आपने सवाल उठाने और आपको समझ नहीं आई, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं and I'll try to respond on Teams to the best of my ability. ठीक है, तो आप ये ठीक है, ये प्लीज कर लें, ये कुछ देख लें, कुछ हमारी एसोसिएटेड हमारे रिलेशनशिप्स हैं, ठीक है, मेमोरी एक्सेस एंड मेमोरी डेटा, इसमें कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं. एक तो हम ये ऑलरेडी देख चुके हैं. डू यू रिमेंबर दिस थिंग? आई होप यू रिमेंबर दिस थिंग.
So we've already talked about CPU execution time. ये हम already in detail देख चुके हैं. इसमें हमने एक चीज ऐड की है. ये पहले नहीं थी. So we hadn't talked about this particularly, but this has been added because we are really interested in. We're not interested in any instruction. We are interested in memory instructions. Okay. And particularly, we are interested in load instructions. ठीक है. तो लोड इंस्ट्रक्शन के अंदर जो है वो जो सीपीयू क्लॉक साइकिल्स होंगे प्लस उसमें कॉस्ट मेरी या ओवरहेड होगा वो ये होगा कि जी मेमोरी मेरा टाइम लग रहा है. ठीक है. मेमोरी स्टॉल साइकिल्स. नाउ व्हाट आर मेमोरी स्टॉल साइकिल्स particularly मैथमेटिकली किस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे. मेमोरी स्टॉल साइकिल क्या है? नंबर ऑफ मिसेस इनटू मिस पेनल्टी. ठीक है. नंबर ऑफ मिसेस का मतलब तो क्लियर होना चाहिए. जितनी आपकी इंस्ट्रक्शंस तो सिमिलर टू दिस थिंग, राइट? सो ऑन एवरेज फॉर एग्जांपल वी वर सेइंग कि जी if I said, so if I were talking about this system here, so I will say I have 111.8, let's say 112, approximately 112 misses for 1,000 instructions. Okay, so this is what I'm talking about, approximately. And it evens out on average over a period of time. लेकिन so number of misses and miss penalty क्या है मेरी? It's whatever time. So whenever I have a miss, so detection. So that would, let's say, best case scenario is a placement, and the worst case scenario is a replacement in the case of a miss, right? So the cost of replacement, time in time, cost of replacement in time is your ठीक. Any questions so far? No. So and this word should make sense. Instruction count misses per instruction. So this is going to be the number of misses over here. Because this should be clear. Number of instructions misses over per instructions. Okay. And further this कि मेरा on average miss rate क्या है and the number of memory accesses. So this becomes interesting because if I have like a program, ठीक है, मेरा program है और ये program जो है ये let's say 1000 line of code है, 1000 lines, लेकिन इसके अंदर जो है वो सिर्फ 50 instructions हैं memory load की. ठीक है. हाँ सर. जी. सर हमारे पास ये अभी हमने कहा कि मिस पेनल्टी जो है वो कॉस्ट ऑफ रिप्लेसमेंट है. हाँ तो जी. सिर्फ रिप्लेसमेंट है या फिर सर प्लेसमेंट भी इसमें कंसिडर होने चाहिए ना? नहीं, रिप्लेसमेंट के अंदर प्लेसमेंट तो है, लेकिन प्लेसमेंट जो है वो उसकी हमेशा कॉस्ट कम होती है ना रिप्लेसमेंट से. मतलब दोनों साइमल्टेनियसली तो नहीं होंगी ना. सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ अगर मैं हमारे आपको पास मैं एक आइडिया देता हूँ आपको, फिर आप मुझे बताइएगा. अगर मेरा मिस हो तो मेरी रिप्लेसमेंट हो सकती है या प्लेसमेंट हो सकती है. एग्रीड? जी मैं सर. आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ. ठीक है. और अगर मैं ये कहूँ, एंड दिस इज लाइक प्योरली hypothetical, just to give you an example. Let's say the placement, every time I have a placement problem, it's going to take me 3 microseconds. And every time I have a replacement problem, it's going to take me 6 microseconds. See? And we agree that either
I will have a replacement or a placement. ठीक है? Yes, sir. ठीक है? तो obviously depend करेगा situation पे. If it's a placement or a replacement. लेकिन eventually, if a system runs for long enough, you will only ever have replacements. हाँ, ये सर मैं ये कहना चाह रहा था, मतलब कि प्लेसमेंट का वो इनिशियली कुछ में होगा, लेकिन Sure. ठीक है। I agree. I agree. I ठीक है agree सर। कि शुरू में cost होगी, but वैसे कह रहे हैं कि especially if a system is you know, functional and powered on for a long period of time, eventually all your penalties are going to be replacements, and the replacement penalties are invariably going to be higher than placement penalties. ठीक है सर, सही You है। do any math? I hope that makes sense. ठीक है. But it's a good enough question. ठीक है. So I hope you can see how this expands this expression. So memory accesses per instruction into miss rate. ठीक है, whatever the miss rate is, over total number of instructions. ठीक. तो ये चीज़ है, और and hence these, excuse me, are certain expressions that I don't know. I mean, they're pretty clear. I don't know if you need to. लेकिन बहरहाल ये देख लीजिएगा, इसमें आपके पास एक ये चीज़ है, ठीक है, मिस एंड इसमें जो important चीज़ which is what take away for you is this thing, that your average memory access time, इसको हम AMAT भी कहेंगे, ठीक है, is hit time plus miss rate into miss penalty. This is now interesting. सर ये आपने ये याद रखना है इस एक्सप्रेशन को, एंड ये जो एक्सप्रेशन है, अगर मैं कैश के लिए कर रहा हूँ तो ये कैस्केड करेगी इन अ सेंस, एंड वील सी दैट, बिकॉज लेट्स से कि मेरे पास L1 है और L2 है और मेरे पास मेन मेमोरी, ठीक है, तो इसकी जो एक्सप्रेशन होगी, इफ दिस इज दिस एक्सप्रेशन, तो इसकी जो एक्सप्रेशन है उसमें इनफैक्ट इसका मिस शामिल होगा, ठीक, इस वाले का, दैट विल बी अ फैक्टर in any case. So जब एग्जांपल देखेंगे तो मैं आपको समझ जाएगी, but it should be clear. But your AMAT is your hit time by miss rate and plus miss penalty. See, इसकी जैसे हम एग्जांपल करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा. By the way, आपकी किताब के अंदर I would invite you to explore your book. There are a few examples जो कि इस relationship को इस्तेमाल कर रहे हैं in different ways. So I would recommend कि go and look into the book. I hope everybody has the book on them by now. कुछ मेरे स्टूडेंट्स ने आगे कहा था कि उन्होंने जो है वो बुक खरीद भी ली है. अगर आपको PDF में चाहिए तो PDF में भी इस्तेमाल कर सकते हैं. ठीक. Actually, ये तो क्लियर है. Miss rate should be clear. The number of accesses that missed divided by total number of accesses. I think, and we already know this. The compulsory. So first access is always going to be compulsory miss. Capacity का मतलब ये है कि your cache is full. ठीक है. And then this is an interesting one. Conflict है कि जी your program makes repeated references to multiple addresses from different blocks. ठीक है. तो basically program की nature या even bad program. I'm not saying it's always going to be bad programming, like sometimes bad programming can cause repeated conflicts. I'm not saying you can write a program where you don't have any conflict, but if you are, so this is another thing which we will
एक्सप्लोरर जब हम प्रोग्रामिंग वाला एस्पेक्ट करेंगे वो ये है कि आपने जो प्रोग्रामिंग करनी है आपने मेक श्योर करना है कि कॉन्फ्लिक्ट्स को मिनिमाइज करें. सो यू वांट टू बिकॉज वी अंडरस्टैंड के दीज पैराडाइम्स आर बेस्ड अराउंड द कॉन्सेप्ट ऑफ लोकेलिटी. तो आपके प्रोग्रामिंग के अंदर भी आपने मेक श्योर करना है कि आप उस लोकेलिटी के कॉन्सेप्ट जो द आइडिया ऑफ लोकेलिटी एंड लोकलाइजेशन है उसको उसका ख्याल रखें और उसको उसके हिसाब से चलें. ठीक. बहरहाल हमारे पास 3 किस्म के मिसेस हैं. आई होप एवरीबडी इज क्लियर ऑन व्हाट दीज मिसेस आर. कंपल्सरी तो इज वेरी क्लियर. योर कंप्यूटर स्टार्ट्स, obviously it's going to be a miss. Capacity is also clear. Your cache is full and you're done, and you need to put in another block. You have to replace a block. And conflict is you don't have that problem specifically. Like, in the nature of your program is that it's repeatedly asking for new blocks, for example, and that's a problem. So how do I reduce each mistype, right? Compulsory के लिए हम कुछ भी नहीं कर सकते. हम एक काम कर सकते हैं, which is prefetching. Any idea what prefetching is? Anybody? Hello. Any guesses? Any ideas? Just a guess. Wild guess. Expected blocks को पहले से fetch करके रख लें. Exactly. Expected block को आप अपना सिस्टम इस तरह डिजाइन करें और बेसिकली होता भी है कि आप ये कहते हैं कि आप एक मेन मेमोरी को लोकेशन जो है पर्टिकुलर लोकेशन है मेन मेमोरी की. आप ये कहते हैं कि मेन मेमोरी के ये वाले जो एड्रेसेस हैं we are going to load the I'm just giving you an example. It's not 10, right? But just for the sake of argument, I could say I'm going to load the first 40 blocks on the main memory onto the cache, right? And it's not an uncommon concept. And by the way, अक्सर ये होता है कि आपकी जो आर्किटेक्चर है ना ये वेल डिफाइंड है. तो आप ये देखेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम का जो कोड होता है वो अक्सर जो है वो मेन मेमोरी के उस पार्ट पर रखा होता है जो कि प्रीफेच हो रहा होता है into the cache. But you can't really do anything to reduce that cost, right? Conflict जो है आप गौर करें. Associate इसकी समझ नहीं आई. इसकी प्रीफेचिंग कंपल्सरी है. इसका मतलब ये अच्छा टर्मिनोलॉजी नहीं समझ आई. कंपल्सरी का मतलब बताता हूँ. ये बाय द वे टाइप्स ऑफ मिसेस हैं. दीज आर रादर कॉजेज ऑफ मिसेस. ठीक है. नाउ लेट मी जस्ट एक्सप्लेन टू यू व्हाट दैट मींस. मुझे बताएं कि मिस का मतलब क्या होता है. जल्दी से अगर मैं बताएंगे तो मैं समझा दूंगा ना आपको. मिस का मतलब क्या होता है. सर जब टैग मैच नहीं हो रहे होते, ब्लॉक एग्जिस्ट नहीं करता तो मिस हो जाता है. एग्जैक्टली. मैंने लेट्स से कि मैंने इस तरह की कमांड की कि लोड into R16 whatever is lying on X. Now X is some value. ठीक है. इसमें कहीं से मुझे टैग पता लगा और मैंने कहा यार ये जो है ये मिस. अब कंपल्सरी मिस क्या होता है. जब आप कंप्यूटर स्टार्ट करती हैं पहली दफा तो जितनी भी वॉलेटाइल मेमोरी होती है जो कि आपकी, ठीक है, जितनी वॉलेटाइल मेमोरीज हैं वो क्या हो जाती हैं, उनमें क्या डेटा पड़ा होता है. मरियम. सर कुछ भी नहीं होता. कुछ भी नहीं होता. तो जब मैं कंप्यूटर स्टार्ट करूंगा और पहली दफा मेमोरी एक्सेस करूंगा तो हर सूरत में मेरा मिस आएगा. जब भी मैं कंप्यूटर स्टार्ट करूंगा. समझ आ गई बात को. तो कंपल्सरी का मतलब ये है. समझ आ गया आपको. गुड. यस सर. प्रीफेच समझ आ गया. आर्किटेक्चरली हम ये कहते हैं कि यार मेन लेट्स, और अमूमन ऐसे ही होता है कि एक आर्किटेक्चर ये डिफाइन कर सकता है कि जब भी कंप्यूटर स्टार्ट करेंगे तो मेन मेमोरी में पहले x नंबर ऑफ ब्लॉक्स जो है ना वो मैं बाय डिफॉल्ट कैश में लोड कर लूंगा. ये आर्किटेक्चर डिफाइन कर सकता है नहीं कर सकता. कुछ आर्किटेक्चर्स डिफाइन करते हैं. वो कहते हैं कि हम जो है ना वो इतने कैशेस जो है ना कैशेस इतने ब्लॉक्स जो है वो कैश में अपलोड कर प्री फेच कर लेंगे. प्री
fetch. ठीक है? सर अगर हमारे कंप्यूटर में पहले से ही कोई प्रोग्राम ओपन है तो वो उसका डेटा कैश में होगा? पहली बात है कि हम अभी बात करें कंपलसरी की एग्जांपल पे ना, अगर कंपलसरी की एग्जांपल पे बात करेंगे तो नहीं होगा, प्रोग्राम भी नहीं चल रहा होगा आपका, क्योंकि वी आर अज्यूमिंग दैट योर कंप्यूटर हैज जस्ट स्टार्टेड। ठीक है? ओके सर। अमूमन मैं आपको वैसे बताऊं क्या होता ये है कि इट्स अ बिट कॉम्प्लिकेटेड। आप लोग ऑपरेटिंग सिस्टम में शायद उन्होंने बताया हो या ना बताया हो, इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग, स्पेशली अगर आप रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ेंगे तो उसमें आपको ज़्यादा क्लैरिटी आएगी इस चीज़ की। होता ये है कि ऑपरेटिंग सिस्टम का भी जो part of the code which is going to run is not on the main memory, it's in the hard drive or whatever persistent non-volatile memory you have. ठीक है? तो होता क्या है कि आप जब कंप्यूटर ऑन करते हैं तो part of the boot sector is loaded onto the main memory from the non-volatile memory to the volatile memory. और हम क्या, और आपका वो इसी जगह पे लोड होता है रैम में, जो कि अमूमी तौर पे प्री फैच हो रहा होता है। इसका मतलब ये होता है कि ये अगर X amount number of blocks are loaded onto the cache. Okay? Now, this is part of the architecture. So we don't know if there's meaningful data on those blocks. हमें नहीं पता कि वो हमारे डेटा काम का पड़ा हुआ है, लेकिन फिर ये आगे प्रोग्रामर्स का काम है कि अगर आपको पता हो कि आपका आर्किटेक्चर जो है वो बाय डिफॉल्ट जब कंप्यूटर स्टार्ट होता है तो वो ये वाले मेन मेमोरी के ब्लॉक्स उठा के कैश में डाल रहा है, then it's up to the programmer or anybody who's like using it, और या जो ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइन कर रहा है कि वो इस इंफॉर्मेशन को लेवरेज करे और इस्तेमाल करे। आई होप दैट्स क्लियर, बट आई होप दैट आंसर्ड योर क्वेश्चंस। ठीक है? कॉन्फ्लिक्ट में देख लें। नाउ दिस इज द वन व्हिच वी हैव बीन लुकिंग एट फॉर द लास्ट फ्यू डेज। तो कॉन्फ्लिक्ट रिड्यूस करने के तरीके क्या है? एसोसिएटिविटी बढ़ा दें। So the claim is, and I'm not going into a mathematical proof right now, I'm just going to take the word of the book at the point. Well, at least not showing it to you here. We can have a discussion about it if you want to, which means miss frequency. I can reduce if I go from like 2-way to 4 to, you know, whatever, 128 way. So I'm not saying we have something like that, but yes. ठीक है? Again, these are some other techniques that we can use. ठीक है? ये मैं अगेन डिस्कस कर लेंगे। These are not particularly important, but I'll put some notes on for you guys to see. But there are different ways we can reduce conflicts. ठीक है? अगर आपने डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा होगा तो आपको इसका आइडिया होगा। ये भी करता है। ठीक है? लेकिन I just not discuss it at the moment. We just want to go on and finish this topic. So compulsory हो गया, conflict हो गया, capacity. By the way, capacity क्या होगा? Utilize cache space better, keep blocks that will be referenced. Now, by the way, this is a throwback to what we talked about now, which can be, I will replace the least recently used maybe, or I will replace the first one. What? Internet? Hello? Can you hear me? Yes, sir. Yes, sir. आवाज आ रही है? ठीक है जी, हमारा यहाँ पे ठीक है। ठीक है, अगेन
we will talk about these आगे going into जब हम बात कर रहे होंगे ना सॉफ्टवेयर स्पेशली जब हम बात करेंगे GPUs की और वेक्टर प्रोसेसर्स की तो we will come back to this thing because vector processors specifically there's a lot of memory related there are issues in vector processors and GPUs उसको हम इसको दोबारा डिस्कस करेंगे but generally you get an idea ठीक है किताब में भी आप पढ़ लीजिएगा it gives you a lot of hints in the book. What we want to look into is this thing. So we remember that your AMAT is hit latency. And in fact, by the way, I'll just change this thing. मैंने यहाँ पे बात किया था ना hit time. This is not a good phrase. This should be, this is not a good time. इसको change कर दूंगा. So this is hit latency. Yeah, hit cost. Hit time doesn't make any sense. See? So the cost, if there's a hit, so that is also going to take some amount of time, right? And that is your hit latency. Okay? और ये जो miss penalty है, इसको भी आप कह सकते हैं miss latency. So I'll just, I think, change the words on the text. Okay? I hope that's clear. So if there's a hit, it's still going to take some amount of time. If there's a miss, it's going to take a larger amount of time. And obviously my total access or average access would be what my average hit latency is plus miss latency and miss frequency, right? So going back here, right there. So my average memory access time क्या है? Hit latency plus miss rate into miss latency. तो मैं reduce कैसे कर सकता हूँ? सबसे पहले मैं अपना देखिए ये memory access time को मैंने क्या करना है? Reduce करना है. तो मैं इस latency को reduce कर सकता हूँ, इस miss rate को reduce कर सकता हूँ, या मैं miss latency को the cost of a miss में reduce कर सकता हूँ. So I can reduce either the frequency of misses or the cost of a miss or the general latency of a hit, right? So इसमें देख लें क्या है कि caveat है कि अगर आप miss rate को improve कर रहे हैं यानी कि reduce कर रहे हैं that can ठीक है it can actually reduce the performance if it's more costly to refetch blocks that are evicted. ठीक मैं दोबारा इसको बताता हूँ reducing miss rate can reduce performance if it is more costly to refetch blocks that were evicted. You understand what this is talking about? It's saying if we are talking about refetching, which means there was a block and I replaced it. So I put this back and replaced it with another block. Okay? But then I want to refetch the block. Okay? अगर इस किस्म की सिनेरियो आता है ठीक तो उस केस में इसकी जो कॉस्ट है इस जो पूरा सिनेरियो मैंने आपको ड्रॉ करके बताया है इसकी जो कॉस्ट है अगर ये ज्यादा है तो मेरे लिए मिस रेट रिड्यूस करना जो है वो प्रॉब्लमेटिक हो जाता है प्रॉब्लमेटिक नहीं होता बट इट डजंट गिव मी अ लॉट ऑफ बेसिकली इसको मैं आसान लफ्जों में बता देता हूँ कि इफ आई एम इन अ सिचुएशन वेयर आई एम डूइंग अ लॉट ऑफ सो व्हेनेवर आई replace something I actually refetch it again after some time that can be sort of a problem for me in terms of if I were to reduce my miss rate. बहरहाल हमारे पास ये चीजें हैं reducing miss rate
reducing miss latency and reducing latency cost, और ये हम देखेंगे अभी. तो going forward हम ये देखेंगे कि मिस रेट रिड्यूस कर देंगे तो क्या होगा. एक बल्कि सबसे पहले हम देखेंगे कि मिस रेट हम रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, फिर मिस लेटेंसी कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, और हिट लेटेंसी कैसे रिड्यूस कर सकते हैं. बाय द वे मिस रेट रिड्यूस करने में खाली मेमोरी नहीं है, इसमें बहुत सारे इश्यूज इन्वॉल्व है, और हम देखेंगे जब हम प्रोग्रामिंग में जाएंगे और ILP देखेंगे और आगे वेक्टर प्रोसेसर देखेंगे, तो हम देखेंगे कि वहाँ पे हम अपने प्रोग्रामिंग के अंदर वी कैन डू थिंग्स टू रिड्यूस मिस रेट, बट वील टॉक अबाउट इट. लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम दो चीज़ों में डिस्टिंग्विश कर सकें. What are the two things that we want to distinguish in between? एक पैरामीटर्स हैं of a cache और एक परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं या मैट्रिसेस कह लें. ठीक है, परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स. ठीक है, और इनका कोरिलेशन क्या है. तो पैरामीटर्स में क्या है, एक कैश की क्या पैरामीटर्स होते हैं. फिजिकल कैश साइज है, ब्लॉक साइज है, एसोसिएटिविटी है, रिप्लेसमेंट पॉलिसी है और इंसर्शन पॉलिसी है. राइट, ये क्लियर है आपको. परफॉर्मेंस क्या होगी. परफॉर्मेंस अगर मैं बात करूं लेटेंसी के, तो दैट वुड बी द मेन थिंग, बट लेटेंसी एंड जनरली साइज एंड कॉस्ट, बट वी आर रियली इंटरेस्टेड इन लेटेंसी राइट नाउ. ठीक है, तो वी आर नॉट लुकिंग एट साइज एंड कॉस्ट बिकॉज हमारी हायरार्की है, दैट्स प्रीटी मच टेकिंग केयर ऑफ इट. राइट, so I go here. Now this is probably the most important slide for you. ये वाली slide, this is quite important because this is giving you, now इसमें reason नहीं बताई हुई आपको. ठीक है, so we're not discussing reason right now, and some discussion about the reasoning is in the book, but we're not as architects interested in, you know, the mechanics and physics of it. But I hope you appreciate this is a very important slide because ये हमारी competing रिक्वायरमेंट्स, मतलब हमारे पास एक तरफ पैरामीटर्स हैं, दूसरी तरफ हमारे पास परफॉर्मेंस मेजर्स हैं, और ये आपस में कम्पीट कर रहे हैं. तो ये देख लें कि हमारे पास 6 किस्म की बेसिक हमने देख लिए थे कि पैरामीटर्स हैं और बेसिक ऑप्टिमाइजेशन है. ठीक है, एक है ब्लॉक साइज, एक है कैश कैपेसिटी, एक है एसोसिएटिविटी, एक है कैश लेवल्स L1, L2, L3, Ln. किसी को आइडिया कि कितने. There are some systems that have about 45 levels of cache as well. I mean, this is not entirely uncommon. ये एक और है giving priority to read misses over writes and avoiding address translation. ठीक है, अब ये देख लें कि क्या होता है. So अगर मेरा block size, so I'm not talking cache, I'm talking block. So if my block size is larger than a smaller block size, right? So अगर मेरा block size large है, तो it will reduce my compulsory misses. It will increase capacity and conflict misses. तो और करें, तो ये मेरा क्या है, प्लस पॉइंट है. ये मेरा प्लस पॉइंट है, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट मिसेस मेरी बढ़ गई, ये मेरा माइनस है, और इंक्रीजेस मिस पेनल्टी, ये मेरा माइनस हो गया. तो देख लें, ये आपसे सवाल आ सकता है कि अगर मैं ब्लॉक साइज को बड़ा कर दूं, एंड दिस इज प्रीटी मच इंट्यूटिव एज वेल. आई होप यू कैन सी इट इंट्यूटिवली कि इफ माय ब्लॉक साइज इज लार्ज, लाइक लेट मी जस्ट पुट इट दिस वे, इफ आई हैव गॉट अ वेरी लार्ज कैश and it can only, the block sizes are so large that it can only contain 4 blocks, right? 4 blocks. इसको मैं compare कर लेता हूँ एक और चीज़. So let me just compare it with another block, with another cache which is the same size, and the number of the size of the blocks are significantly smaller. ये ब्लॉक्स हैं, राइट? इसके 1 2 3 4 5 6 15 6 और 3 18 ब्लॉक्स इसके अंदर है. इसमें 4 ब्लॉक्स हैं, और इस कैश का साइज जो है वो
इसके बराबर है, so they're the same size but the block is large. एक बात तो क्लियर है कि अगर मेरी मेमोरी ऑपरेशंस हैं साइमल्टेनियसली, तो जब मेरी पहली मेमोरी ऑपरेशन होगी तो वो कंपल्सरी मिस होगी, एंड that would result in loading a very large block onto my cache, and subsequently it will reduce my compulsory misses on average, and it increases my capacity. That's a good thing, right? But the bad thing is if I have a conflict, but the probability that I would have a conflict miss goes higher. If I'm taking something from another block, I don't have enough space here actually to put in a lot of very many blocks because I've got a very large block size. एक और चीज भी है, penalty क्यों बढ़ रही है? क्योंकि I have to like put a significant chunk of data back to the main memory. That's a lot of power, energy costs. Dynamic and static तो नहीं है, लेकिन dynamic cost बहुत ज़्यादा है for this. So dynamic power, इसकी requirements बहुत ज़्यादा होंगी because I'm compared to this thing. If this is a miss, for example, and if I have to replace this thing, so इसकी dynamic power जो है वो बहुत कम होगी compared to this thing. So if I ठीक है, एक मेरे पास ये है. Second चीज ये है कि जी larger total cache, तो मेरे पास L1 कैश जो है ना वो 64 के बाइट की है. मैं कहता हूँ मेरे पास एक और L1 है जो कि 512 किलोबाइट या 128 256 के बिलो. दोनों कैशेस हैं, दोनों L1 है. अब इसका फायदा क्या होगा कि ये मिस रेट को रिड्यूस कर देगा, लेकिन हिट लेटेंसी जो है वो कम हो जाएगी और पावर कंजम्पशन भी बढ़ जाएगी. ठीक है, ये क्लियर है आपको? पावर कंजम्पशन बढ़ जाएगी, दैट्स क्लियर. बट हिट लेटेंसी क्यों कम हो जाएगी? क्योंकि in the case of a hit for a larger cache, if the cache is larger, याद रखिएगा, अगर मेरी cache बड़ी है, और मैं भी block size की बात नहीं कर रहा, right? I'm not talking about how they're organized. I'm not talking about how large the block is. But if the cache is large, the larger the cache is, the higher my hit latency is going to be. For every time I have a hit, यानी अगर मेरा यहाँ पे hit होता है, तो ये कम time लेगा, और यहाँ पे hit होता है, तो ये ज़्यादा time लेगा. That's not a good symboling, but ठीक है. Hit in that case, ठीक है. अच्छा, एक और चीज भी है कि अगर मेरे हायर एसोसिएट, हायर का मतलब क्या है, 2-वे वर्सेस 4-वे वर्सेस व्हाटएवर, जिस तरह आप इस डायरेक्शन में मूव करेंगे, आपके मिस रेट जो है वो इम्प्रूव करेगा, लेकिन और आपके कॉन्फ्लिक्ट मिस भी रिमूव हो जाएंगे, लेकिन आपकी हिट लेटेंसी जो है वो फिर बढ़ जाएगी और पावर कंजम्पशन बढ़ जाएगी. Why? Because the more ways you have in set associativity, the more accompanying management processing you need on top, which is going to result in higher power consumption and higher hit rate. Again, और ये मैं आपको पहले शुरू में बता चुका हूँ कि अक्सर आप लोग ये बात करते हैं कि जी हम ऑप्टिमाइज कर रहे हैं, there's no cost, but this is what is clear कि यानी कि many of all of these optimizations which are available to us, क्योंकि देखिए हमने शुरू में बात की कि हमारे पास पैरामीटर्स, परफॉर्मेंस पैरामीटर्स क्या हैं जिनको हमने ऑप्टिमाइज करना है, और दूसरी चीज क्या है कि हमारे पास जो है वो फंक्शनल पैरामीटर्स क्या हैं, कैश साइज, ब्लॉक साइज, एसोसिएटिविटी, रिप्लेसमेंट वगैरह हमारे पास अवेलेबल क्या है, जिन चीज़ों को हम खेल सकते हैं, जिनके साथ हम टिंकर कर सकते हैं टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस. तो हम ये देख रहे हैं कि एक पैरामीटर हम इम्प्रूव कर रहे हैं. ठीक है, सो व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट राइट नाउ इज कंसिस्टेंटली मिस रेट.
तो हम ब्लॉक साइज लार्ज करते हैं तो मेरा मिस रेट बेहतर हो जाता है। लार्जर टोटल कैश कर रहा हूँ तो मेरा मिस रेट बेहतर हो गया है। हायर एसोसिएटी है तो मेरा मिस रेट बेहतर हो गया है। हायर नंबर ऑफ कैश लेवल्स है तो मेरा मिस रेट बेहतर हो गया। लेकिन उनके साथ एसोसिएटेड कॉस्ट्स ये लिखी हुई है, ठीक है। यानी कि अगर मेरे कैशेस ज्यादा होंगे तो रिड्यूसेस ओवरऑल मेमोरी एक्सेस टाइम, ठीक है। गिविंग प्रायोरिटी reduces overwrite would increase my, improve my miss rate, but it also reduces my miss penalty, ठीक है। And avoiding address translation and cache indexing reduces hit time, yes, ठीक है। ये हम इसकी मैंने हिंट कराई थी लास्ट क्लास के अंदर कि आप उसको हार्ड कोड कर सकते हैं, which means and this is actually already taken care of, ठीक है। तो ये ऑलरेडी हम कर रहे हैं। एड्रेस ट्रांसलेशन कैश इंडेक्सिंग में, लेकिन basically what we are talking about is we can sort of organize it in hardware, and which we already do. ये set जो है उसको translate ना करें, rather के that in hardware is going to directly point on towards a location in tag store, ठीक है। This is going to reduce your improve your hit latency. This is going to improve your hit latency. This will do nothing for your miss rate, by the way. So this is not really affecting your miss rate, but doing this improves your hit latency if it is in fact there is a hit. और ये भी जो है ये वाला, this does nothing for your miss rate, but it reduces miss penalty, but this has a cost obviously. तो ये हम देखेंगे। मेरे ख्याल आज के लिए what time is it? By the way, we are okay. We're done for time. तो ये इसको डिटेल में डिस्कस किया है। मेरे ख्याल है अगली क्लास में हम लोग जो है ना विल बी डन विद मेमोरीज, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम डिटेल में देखेंगे कि जी बट द टेक अवे इज इवन इफ यू डोंट अंडरस्टैंड इट, जस्ट रिमेंबर दिस थिंग। ये जो है ये रिलेशनशिप याद रखें कि व्हाट डिफरेंट थिंग्स आर गोइंग टू डू फॉर यू, ठीक है। एंड दिस इज आवर प्लेग्राउंड, सो वी कैन डू वन ऑफ दीज थिंग्स। अगले क्लास के अंदर इंशाल्लाह ताला हम टॉपिक खत्म कर देंगे। आपके साथ मैंने ये वही डिस्कशन, अगर आप देखें दिस इज द सेम डिस्कशन जो कि मैंने बेसिकली आपसे भी की है। इसको थोड़ा डिटेल में है। These slides have been shared with you, ठीक। और इंशाल्लाह अगली क्लास में हम खत्म कर लेंगे। आपने असाइनमेंट भी जमा करानी है, याद रखिएगा। डू यू हैव एनी क्वेश्चन सो फार? चलें, नो क्वेश्चंस, चलें ठीक है। थैंक यू क्लास।